गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज है 1 जनवरी 2025। तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप खुश रहिए। 2024 अगर आपका संघर्ष में गया है तो 2025 में आप सक्सेस को डेफिनेटली प्राप्त करने वाले हैं। इसी उत्साह के साथ डबल मेहनत से हमको तैयारी करना है, डबल मेहनत से हमको हमारे लक्ष्य के प्रति अग्रसर होना है। हमारा एक ही एम होना चाहिए। जैसे कि देखिए, अगर हम महाभारत को स्टडी करते हैं या फिर किसी भी पुराण को या शास्त्र को देखते हैं तो एक जो कॉमन चीज वहां पर हमें देखने को मिलती है वो ये है कि अगर किसी ने भी अपने एम पर फोकस किया है, लक्ष्य पर फोकस किया है, तो एक दिन वो सफल जरूर होता है। तो इसी विश्वास के साथ 2025 का स्वागत कीजिए। एक नया रिजोल्यूशन लीजिए कि इस बार और ज्यादा डबल मेहनत करके हम फाइनली अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। आपने क्या रिजोल्यूशन लिया है कमेंट में जरूर बताइएगा। एक तो मैंने अपनी तरफ से आपको दे दिया कि यह संकल्प तो आपको लेना ही है। इसके अलावा आप और क्या इंटरेस्टिंग रिजोल्यूशन लेने वाले हैं इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। जो इंटरेस्टिंग कमेंट होंगे, जो बहुत ही इनोवेटिव कमेंट होंगे, उनको यहां पर हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे और उनको यहां पर हम बात करेंगे उन सभी कमेंट पर। चलिए शुरू करते हैं 1 जनवरी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को शुरू करते हैं। एक नई शुरुआत करते हैं नए साल की। और आप सभी के लिए यहां पर 1 जनवरी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए। देश के पहले ग्लास ब्रिज का इनॉग्रेशन किस राज्य में किया गया? तो देश के सबसे पहले ग्लास ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया भारत के तमिलनाडु राज्य में। भारत के तमिलनाडु राज्य में ये जो ग्लास ब्रिज बनाया गया है, दो प्लेसेस को जोड़ने के लिए हाल ही में डेवलप किया गया है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में देश के पहले ग्लास ब्रिज का हाल ही में इनॉग्रेशन किया। हालांकि डिस्टेंस थोड़ी सी कम है ब्रिज की, छोटा ब्रिज है, लेकिन शुरुआत की गई, एक इनिशिएट लिया गया। टोटल निर्माण की जो लागत है वो 37 करोड़ रुपए आई है। ब्रिज की लंबाई देखते हैं तो 77 मीटर तक यह ग्लास ब्रिज देखने को मिलता है, जिसकी चौड़ाई 10 मीटर तक देखने को मिलती है। यह जो कांच से बना हुआ ब्रिज है ना, तमिलनाडु के दक्षिण में विवेकानंद रॉक मेमोरियल और इसी के निकट 133 फीट ऊंची जो तिरुवल्लुवर का स्टेचू है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। तो इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है जो कि हमको देखने को मिलता है भारत के तमिलनाडु राज्य में। कितने मीटर लंबाई है? तो 77 मीटर तक इसकी लंबाई देखने को मिलती है, लेंथ देखने को मिलती है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो यह 10 मीटर तक देखने को मिलती है। तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने हाल ही में इस ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है। देश का पहला ग्लास ब्रिज कहां बनाया गया? भारत के तमिलनाडु राज्य में। सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर सीएम कौन है? तो हाल ही में देखिए 2024 के लिए एक रिपोर्ट आई है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर सीएम की बात करें तो ये एन चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के सीएम है जानते हैं? आंध्र प्रदेश। 2024 में आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं चंद्रबाबू नायडू। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य हैं। टीडीपी की सरकार है आंध्र प्रदेश में। इसके सीएम है चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश राज्य में। अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट को जारी किया। विधानसभा इलेक्शन में जो एफिडेविट दिया गया, जो शपथ पत्र सीएम, अलग अलग स्टेट के सीएम के द्वारा दिया गया था, उस आधार पर इस पूरी रिपोर्ट को हाल ही में तैयार किया गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट है। भारत के सबसे अमीर सीएम के लिए यह रिपोर्ट निकाली गई है। इसमें भारत में जितने भी सीएम है ना, ऑलमोस्ट 31 राज्य और यूनियन टेरिटरी के, इन सभी सीएम की जो एक्चुअल एसेट्स है वो 1630 करोड़ रुपए एक्चुअल एसेट्स। अगर ऑन एवरेज एसेट्स देखें तो हर सीएम के पास 52.59 करोड़ रुपए है ऑन एवरेज। ऑल ओवर जो इनकी एसेट्स निकल के आ रही है विधानसभा चुनाव में इनके एफिडेविट के आधार पर वो 1630 करोड़ की निकल के आती है।
सबसे अमीर सीएम इसमें बताए गए हैं आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। भारत के सबसे अमीर सीएम है क्योंकि इन्होंने अपनी संपत्ति को 931 करोड़ रुपए बताया था अपने एफिडेविट में। तो 931 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति देखने को मिलती है चंद्रबाबू नायडू के पास। इसके अलावा एन चंद्रबाबू नायडू के बाद दूसरे सबसे अमीर सीएम आते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य के सीएम पेमा खांडू। दूसरे नंबर पर है जिनके पास ऑलमोस्ट 332 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया जिनके पास ऑलमोस्ट 51 करोड़ रुपए की संपत्ति देखने को मिलती है। सबसे कम संपत्ति किसकी है? तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे कम संपत्ति है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पास, जिनके पास 15 लाख रुपए की एसेट्स है। सबसे कम इन्होंने ही शो की है। ममता बनर्जी के बाद सेकंड नंबर पर आते हैं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। दूसरे नंबर पर इनके पास ऑलमोस्ट 55 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर आते हैं केरल के सीएम पिनाराई विजयन जिनके पास ऑलमोस्ट हमें संपत्ति देखना, ये 55 लाख रुपए की संपत्ति है किसके पास? उमर अब्दुल्ला के पास। क्लियर करना, 55 लाख रुपए। तीसरे नंबर पर आते हैं पिनाराई विजयन जिनके पास लगभग संपत्ति देखने को मिलती है 1.18 करोड़ रुपीस, 1,18,00,000 रुपए। तीसरे नंबर के सबसे कम एसेट्स वाले सीएम। तो सबसे ज्यादा संपत्ति किस सीएम के पास है? तो ये हो जाते हैं चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम, और सबसे कम संपत्ति किस सीएम के पास है? तो ये हो जाती है ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम है। डन, क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को क्लियर कर देता हूं, क्रिसमस और न्यू ईयर की सेल के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, लगातार मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। इसके अलावा देखिए आप करंट अफेयर 2024 की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 2024 के सभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर के टेस्ट आपको यहां पर अवेलेबल होते हैं। 70+ आपको टेस्ट यहां पर मिलते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अलग अलग। दोनों की ही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर का 2024 का ये टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज। अगर इसके अलावा देखिए आपके लिए मैराथन पैकेज भी अवेलेबल है, जहां पर क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जितनी भी मैराथन क्लास आती है करंट अफेयर की, उन सभी की पीडीएफ आपको इस सिंगल मैराथन पैकेज में अवेलेबल हो जाती है ओनली 29 रुपीज में। इसके अलावा जो आपकी टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है, वो आपको यहां पर कंपाइलेशन मिल जाता है। अगर आप इंडिविजुअल उसको नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मैराथन पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मैराथन की पीडीएफ के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो भी यहां पर इंक्लूड होकर मिल जाती है। कल आप सभी के लिए मैराथन आ चुकी है, ईयरली करंट अफेयर जो हमारा महा मैराथन क्लास थी, ऑलमोस्ट 8 घंटे की वो क्लास है। बहुत ही शानदार, एक एक करंट अफेयर को बहुत ही डिटेल में वहां पर मैंने आपको समझाया है। अगर आपने वो मैराथन क्लास नहीं देखी तो क्रेजी जीके ट्रिक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप चले जाइए, वहां पर आपके लिए वो मैराथन क्लास अवेलेबल है, आप उसे देखिए। सारा करंट अफेयर 2024 का वहां पर जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो कवर हो जाएंगे। उसकी पीडीएफ आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं मैराथन पैकेज में। ओके, तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर रहता है आपके लिए, रोज आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व हो जाएगी, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। तो जल्दी कीजिए, ऑफर कुछ समय और रहेगा तो आप फायदा उठाइए। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नई दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई पुजारी ग्रंथि योजना के अंतर्गत पुजारियों को हर माह कितने रुपए दिए जाएंगे? तो दिल्ली सरकार ने, क्योंकि इलेक्शन है, मैं आपको बता भी रहा था, पहले मैंने आपको सेशन में इन्फॉर्म भी किया था कि दिल्ली में लगातार योजनाएं अनाउंस की जा रही है। उसी क्रम में दिल्ली में एक और योजना को शुरू किया गया है, पुजारी ग्रंथि योजना, जिसके तहत जो पुजारी है उनको हर महीने 18,000 रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। 18,000 रुपए हर महीना। नई दिल्ली गवर्नमेंट ने पुजारी ग्रंथि स्कीम की हाल ही में राज्य में शुरुआत की है। दिल्ली में जितने भी मंदिर हैं उनके पुजारी और जो गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा साहिब जिन्हें कहा जाता है, उनके जो ग्रंथी होते हैं लाइक पुजारी, उन्हें हर महीने यहां पर 18,000 रुपए
प्रदान किए जाएंगे दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ये पुजारी ग्रंथि स्कीम है जिसे हाल ही में दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया है। वैसे मैंने आपको कुछ सेशंस पहले दिल्ली सरकार की और भी स्कीम्स के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तो। इसमें एक महिला सम्मान योजना काफी इंपॉर्टेंट थी। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता का हर महीने अनाउंस किया गया था इस स्कीम के तहत। तो ये महिला सम्मान योजना 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता महिलाओं को दी जाएगी दिल्ली सरकार के द्वारा हर महीने आर्थिक उत्थान के लिए। तो एक तो ये हो गई, एक आपको पुजारी ग्रंथि स्कीम के बारे में पता चल गया। इसके अलावा अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जो दलित परिवार हैं उनके बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई के लिए जो खर्चा होगा वो दिल्ली गवर्नमेंट बियर करेगी। तो ये एक और स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस की है, अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम। तो 3 स्कीम है, तीनों यहां पर मैंने आपको बता दी है दिल्ली सरकार ने जो अनाउंस की है। आगे बढ़ेंगे। दिसंबर 2024 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग के निर्माण और उसे भारतीय पनडुब्बियों में शामिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है। तो देखिए, ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लान है या प्लग है, पनडुब्बी और अधिक समय तक पानी के अंदर रह सके, इसके लिए इसका निर्माण किया जाना है, जिसके लिए समझौता हुआ है भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के मध्य में। और ये जो समझौता है ये 1900 करोड़ रुपए का समझौता है। कितना? 1900 करोड़ रुपए। हाल ही में भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य क्या है? भारत की पनडुब्बी क्षमता को बढ़ावा देना, ताकि भारत में जो नेवी है उसको और ज्यादा मजबूती मिले। इसके लिए क्या किया जाएगा? पनडुब्बियों में इलेक्ट्रॉनिक हेवी वेट टॉर्पेडो को इंटीग्रेटेड किया जाएगा। मतलब एक तरीके के हथियार जो किसी और पनडुब्बी को या किसी और जो पानी के अंदर कोई भी दुश्मन का अटैक होता है, मिसाइल आती है, तो उसको पानी के अंदर ही खत्म कर सकती है। तो इस हथियार को डेवलप किया जाएगा, पनडुब्बी में इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ऑल ओवर 2 समझौते हुए हैं। जो पहला समझौता है वो मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री का देखने को मिलता है, और यह समझौता हुआ है 1900 करोड़ रुपए का मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ। 1900 करोड़ रुपए का ये जो समझौता है, समझना, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग को बनाने के लिए, ताकि पनडुब्बी ज्यादा समय तक पानी की सतह के अंदर काम कर सके। इंडियन नेवी की सबमरीन्स और भी ज्यादा यहां पर स्ट्रांग होगी, नेवी स्ट्रांग होगी। दूसरा समझौता किया गया फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ में, और यह समझौता है 877 करोड़ रुपीस का। फ्रांस की कंपनी के साथ 877 करोड़ रुपीस का जो समझौता है सेकेंड वाला, उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक हेवी वेट टॉर्पिडो सबमरीन के लिए बनाए जाएंगे, कंपनी बनाएगी, और वो सबमरीन में अटैच किए जाएंगे, ताकि एक हेवी शक्तिशाली हथियार है, समझना, ये जो टॉर्पिडो जिसकी हम बात करें एक हथियार है जो कि दुश्मन की मिसाइल को, अन्य पनडुब्बी को खत्म करने के लिए बनाया जा रहा है। इसको इंटीग्रेट किया जाएगा पनडुब्बी के साथ। तो ये 2 समझौते हैं। मझगांव डॉक के साथ जो समझौता है वो कितने करोड़ रुपए का है? तो ये समझौता है 1900 करोड़ रुपए का मझगांव डॉक के साथ। और फ्रांस की कंपनी के साथ जो समझौता है वो 877 करोड़ रुपीस का है। मझगांव डॉक के साथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग के लिए समझौता है, और फ्रांस की कंपनी के साथ इलेक्ट्रॉनिक हेवी वेट टॉर्पिडो के लिए समझौता किया गया है। आगे चर्चा में रही पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष से शुरू की गई थी? तो पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की बात करें तो इसको शुरू किया गया था 2021 में। कब? 2021 में। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है दिल्ली सरकार को कि वो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, यूनियन
जो मंत्रालय है उसके साथ दिल्ली गवर्नमेंट समझौता करे और दिल्ली में लागू करे पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को। अभी तक दिल्ली सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर दोनों को कहा है कि भाई आप समझौता करें और दिल्ली में भी लागू करें प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को। अगर इस मिशन की बात करते हैं जिसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, तो इस मिशन की शुरुआत भारत में 2021 में की गई थी। भारत में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करना, मजबूती प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है इस स्कीम का। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 2021 में इसे लागू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसका जो बजट डिसाइड किया गया था 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए था, कुल बजट था 64,180 करोड़ रुपए। यह बजट अलॉट किया गया था इस स्कीम को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए। पूरे भारत में जो प्राइमरी सेकेंडरी जो हेल्थ स्ट्रक्चर है ना, जो आधारभूत ढांचा जो हेल्थ सेक्टर का होता है, जिसमें अस्पताल बनाना, अच्छी मशीनरीज का यूज करना, इन सभी को विकसित किया जाना है। और इसके अलावा अगर कोई पेंडेमिक आता है जैसे कोविड, तो ऐसा कोई पेंडेमिक आता है तो भैया उसके लिए भी हेल्थ सिस्टम, हेल्थ इकोसिस्टम को तैयार किया जा सके, ताकि जैसे कोविड में बार बार ऑक्सीजन की प्रॉब्लम के कारण काफी लोग मरे, तो ऐसी परिस्थिति नहीं आना चाहिए। इसीलिए पूरा हेल्थ केयर इकोसिस्टम को तैयार करना मुख्य उद्देश्य पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का, जिसे भारत में 2021 में लॉन्च किया गया था। अब दिल्ली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इसको दिल्ली में भी लागू किया जाए और इसके लिए दिल्ली सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से समझौता करे। आगे आएंगे, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है? देखिए अभी अवार्ड दिया नहीं गया है, केवल नॉमिनेशन हुए। तो भारत के जसप्रीत बुमराह, तेज गेंदबाज, फास्ट बॉलर, इनको हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। इन फ्यूचर ये अवार्ड घोषित किए जाएंगे जनवरी 2025 में, अभी मिड में या एंड में। जसप्रीत बुमराह के अलावा स्मृति मंधाना, अर्शदीप सिंह, ये भी रेस में हैं अलग अलग आईसीसी अवार्ड के। लेट्स सी किसको मिलता है। अवार्ड जनवरी में अब घोषित किए जाने हैं 2025 में 2024 के लिए। तो नॉमिनेट किया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए भारत के जसप्रीत बुमराह को, नॉमिनेशन हुए अभी। हाल ही में खबरों में रहे पन्ना नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? पन्ना नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क दोनों ही देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, ध्यान रखना। अभी अगर हम दो नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं जैसे पन्ना और बांधवगढ़, तो ये सुर्खियों में क्यों है? एमपी गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि भाई जो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है उसके तहत भारत से 14 टाइगर्स को ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व भेजा जाएगा। हम एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एमपी जो है वो 14 टाइगर देगा किसको? इन अलग अलग स्टेट के टाइगर रिजर्व को। अब ये जो टाइगर है एमपी के पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व यहां से भेजे जाने वाले हैं। देखिए पूरे भारत में बाघों के कुनबे को बढ़ाना, बाघों की संख्या को बढ़ाना और उन्हें अलग अलग जो इकोसिस्टम है, अलग अलग जो इकोलॉजिकल क्षेत्र है वहां पर जाकर बसाना, ताकि बाघों की जो आबादी है वो देश में बढ़ाई जा सके। यह मुख्य उद्देश्य है एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम का। वैसे सभी जानवरों की आबादी को बढ़ाना, पर इसमें बाघ हम जो एमपी गवर्नमेंट है वो बाघों को देगी किसको? ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को।
जो टाइगर रिपोर्ट आई थी, बाघ गणना जब हुई थी ना 2022 की रिपोर्ट आई थी 2023 में, और उसमें बताया गया था कि टोटल इंडिया में 3167 3167 टाइगर है पूरे इंडिया में। इसमें से सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलते हैं 785 बाघ एमपी में, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और एमपी में सर्वाधिक टाइगर है, तो अब हम जो एमपी गवर्नमेंट है वो टाइगर भेज रही है अलग अलग स्टेट में। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 8 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं, अभी 8वां बना था 2024 के एंड में। 8 टाइगर रिजर्व में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एमपी में है, ध्यान से सुनना, ये पूछे जाते हैं। कान्हा किसली नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय गांधी टाइगर रिजर्व, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व। ये लेटेस्ट बना है, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व और एमपी का 8वां टाइगर रिजर्व 2024 के एंड में घोषित किया गया, रातापानी टाइगर रिजर्व। तो ये 8 टाइगर रिजर्व एमपी में देखने को मिलते हैं। नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता हेमंत मुदप्पा ने। आंसर है यह है हेमंत मुदप्पा। चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ है? पहला क्वेश्चन तो मद्रास इंटरनेशनल सर्किट है चेन्नई में, तमिलनाडु में, जहां पर इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का हाल ही में आयोजन किया गया। इसमें जो विनर रहे हैं वो इंडियन राइडर हेमंत मुदप्पा रहे हैं। हेमंत मुदप्पा ने नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता और हेमंत मुदप्पा का यह तीसरा खिताब है इस रेसिंग इवेंट का। इस जीत के साथ ही हेमंत मुदप्पा 15th नेशनल टाइटल जीतने वाले एकमात्र इंडियन रेसर बन गए हैं जिन्होंने 15 टाइटल अपने नाम किए हैं नेशनल लेवल के। तो अभी जो आयोजित किया गया चेन्नई में वो कौन सा था? नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024, जिसका खिताब हेमंत मुदप्पा ने अपने नाम किया है। किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा मेडल अपने नाम किया है? पहले तो यह समझिए कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित खिलाड़ी। यह क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन की बात करते हैं तो भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। हाल ही में किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में लक्ष्य सेन ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है बैडमिंटन में। यह है लक्ष्य सेन, बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता है। अच्छा, चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो थाईलैंड के बैंकॉक में हाल ही में आयोजित की गई किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024। लक्ष्य सेन ने जो ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला था उसमें फ्रांस के प्लेयर को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कैजुअली लक्ष्य सेन की बात करें तो इनका स्टेट आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। ओलंपिक में सिंगल मैचेस के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले फर्स्ट इंडियन मेल शटलर या बैडमिंटन प्लेयर है, पहले पुरुष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो कि ओलंपिक में जो बैडमिंटन है उसमें सिंगल में सेमीफाइनल तक पहुंचे। जीते नहीं कोई मेडल, लेकिन फिर भी काफी अच्छा सफर रहा और बहुत ही अच्छी मेहनत करी थी लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन को खेलों के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 2022 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है 2022 में। और अब लक्ष्य सेन ने किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन की बात करें तो एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है, याद रखिएगा, इसको सही करना, ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है, ठीक है, बैडमिंटन टूर्नामेंट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2025 की मेजबानी करेगा? तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी करेगा 2025 में इंडिया।
कौन करेगा? इंडिया। इंडिया में आयोजित किया जाएगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। कब से कब तक? तो 5 से लेकर 9 फरवरी 2025 तक आयोजन किया जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। है क्या? तो देखिए, भारत में जो इंटरटेनमेंट सेक्टर है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसको बूस्ट देना, उसके सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना, है ना, उसका प्रमोशन करना, ग्लोबल लेवल पर भारत की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना। मुख्य उद्देश्य वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट का 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा 5 से लेकर 9 फरवरी तक 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ओके, तो 1 जनवरी 2025 के सभी करंट अफेयर बहुत ही इजीली हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर को, हम यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने विश्व रैपिड महिला शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो कौन थी ये थी कोनेरू हम्पी, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड रैपिड विमेंस चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता दूसरी बार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में 2002 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जिमी कार्टर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज, शांति के क्षेत्र का नोबेल। दुनिया के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन? काम्या कार्तिकेयन। प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो इसे जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। बुक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? तो स्टम्प्ड ऑटोबायोग्राफी है किसकी? सैयद किरमानी की। 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, आंसर सी। इसरो का साल का सबसे लास्ट मिशन है, 2024 में 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया। आगे आएंगे, दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो यह है गुजरात सरकार। किस राज्य ने 53 सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो यह खिताब जीता है केरला स्टेट ने। किस राज्य में कौग्यद नृत्य महोत्सव शुरू किया गया? तो इसका आयोजन किया गया भारत के सिक्किम राज्य में। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, भारत की ओर से सबसे तेज 200 विकेट या टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन? तो ये हो जाते हैं कौन? जसप्रीत बुमराह। आंसर हो जाएगा आंसर बी। तो ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। ड्यूरेंट कप 2024 का खिताब किसने जीता था? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो यह नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और 27वें नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? तो विकसित भारत सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। 2024 में 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की थीम थी। तो ये तीनों क्वेश्चन कल के सेशन में मैंने आपको दिए थे, अधिकतर स्टूडेंट के बिल्कुल सही आंसर आए हैं। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, एटाना बोनमाटी किस देश की महिला फुटबॉल प्लेयर है? डॉक्टर मनमोहन सिंह की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? और खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तीनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए और अपने रिजोल्यूशन के बारे में जरूर बताइएगा कमेंट में। जो इंटरेस्टिंग होंगे उनको यहां पर हम कलेक्ट करेंगे। कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।